नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है वीकेंड चर्चा का। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती अब समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। जो हाँ, आपको बता दें कि उसके बाद से प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आते दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ ही सकती है। इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कांशीराम की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश देते हुए बसपा को बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी भी बताया है और कहा कि बसपा सरकार के वक्त ही इस समाज के लोगों का कल्याण हुआ। उन्होंने पार्टी संस्थापक कांशीराम की बात को दोहराते हुए कहा कि बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपने उद्धार के लिए स्वयं के हाथों सत्ता की चाबी लेनी होगी। यही कांशीराम के लिए बहुजनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इस तरह से मायावती ने अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आई है। मायावती ने साफ साफ शब्दों में आज कांशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल यानी कि एक्स के माध्यम से भी संदेश दिया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जातीय जनगणना का उन्होंने साथ दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसकी मांग उठाई है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई कल्याणकारी या फिर कोई भी योजना है जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या फिर दलितों के लिए या फिर पिछड़ों के लिए जो सबसे बड़ा योजना है वो है जातिगत जनगणना। तो इस तरह से जातिगत जनगणना का समर्थन मायावती ने भी आज कर दिया। आपको बताते चले कि जातिगत जनगणना जो है भारत में एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार इस बात की मांग करता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारते हुए नजर आ रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जहां एक तरफ सपा अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने पहले इस बात की मांग की है और अभी भी लगातार वो मांग करते हुए नजर आते हैं, तो बिहार में दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना की मांग करते हैं। ऐसे कई राज्यों के मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े चेहरे जो हैं वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जातीय जनगणना से पर्दा नहीं हटाना चाहती है। यह बड़ा सवाल बना हुआ है। विपक्ष यह भी आरोप लगाता हुआ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति अपना रही है। फिलहाल इस पूरी चर्चा पे हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस वीकेंड की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं भाजपा से लूंगी, यानी कि विकास जी से। विकास जी, अब तो मायावती ने भी मांग कर दिया है। पहले तो आप लोग अखिलेश यादव के पीछे पड़े हुए थे कि वो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं और दो गुटों में बांटना चाहते हैं, जातिगत जनगणना सामने नहीं आनी चाहिए। अब तो मायावती भी साथ दे रही हैं। किन किन का मुंह आप बंद करेंगे? जवाब दीजिए। हेलो विकास जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप म्यूट पे हैं। अब आ रही? जी जी जी, आ रही है। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के बार बार अखिलेश यादव हो या आप मायावती जी हो, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। पूर्व पे ये सारे ही दल सत्ता में रहे हैं। आपको भी मालूम हो कि बहन मायावती 2007 से लेकर 12 तक सत्ता में रही और इससे पहले भी सत्ता में रही बहन मायावती जी। कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी ने साथ साथ मिलकर के सरकारें चलाई और उसके बाद भी कितनी जातिगत जनगणना आप करा पाए? मुझे लगता है सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि जो जिस वर्ग की रहनुमाई कर रहा है उसने उस वर्ग के लिए क्या किया। अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव वर्ग से आते हैं। अखिलेश यादव जी को सबसे पहले ये जनगणना करानी चाहिए कि उन्होंने यादवों के लिए क्या किया, उनकी सरकार में यादवों के लिए, ओबीसी के लिए क्या हुआ। ये क्यों नहीं बताना चाहते अखिलेश यादव? बार बार इस देश में एक फूट डालो राज करो की दूसरी नीति लेकर के अखिलेश यादव और बहन मायावती अब उसमें साथ मिलाती हुई नजर आ रही। ये बात मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इस बात से ये जवाब मिल गया सारे लोगों को कि देश आज एक होकर के
काम करने वाला है, एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने वाला है। इन लोगों के अटकाव भटकाव और लटकाव की नीति का हिस्सा है जातिगत जनगणना। आप देखिए कि आपने विकास जी आपको रोकूंगी, आपने यादव समाज को तो लेकर कह दिया कि अखिलेश यादव ने यादवों के लिए क्या किया है, लेकिन आप ही लोग खुद अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं और विपक्ष को टारगेट करते हैं कि सिर्फ यादव का साथ देते हैं, यादवों को आगे लेके बढ़ते हैं, मुसलमानों को आगे लेके बढ़ते हैं, और फिर आप ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यादव जाति के लिए क्या किया। ये किस तरह की रणनीति है, समझ में नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूं आपको, यादव से अभिप्राय मेरा ओबीसी समाज से है, क्योंकि यादव वर्ग भी ओबीसी समाज का हिस्सा है जी, वो भी आरक्षण का लाभ लेता है। तो मुझे लगता है कि ये बात जब उनकी रहनुमाई करने वाले कि जब जिस वर्ग की रहनुमाई ओबीसी वर्ग से आते हैं, श्रीमान मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय, श्रीमान अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, सरकार चलाई है 15-15 साल आप सरकार और सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश की, ना आपने जातिगत जनगणना कराई, ना आपने ये प्रयास किया कि उस वर्ग के रहने वाले लोगों को, ओबीसी वर्ग को हम क्या लाभ दें। आज जब नरेंद्र मोदी जब सरकार और सत्ता में आए, उन्होंने चिंता की कि उनके गरीबों के घर बने, उन्होंने चिंता की कि उनकी 2 जून की रोटी उन्हें कैसे मिले। जातीय जनगणना उजागर करना भी तो इसी सरकार का काम है, पर वो नहीं कर रही है। ठीक है, मैं पूजा जी सब जवाब लूंगी, उसके बाद मैं आपके पास फिर लौटूंगी। पूजा जी इस बात का जवाब दीजिए, आपने विकास जी की तो बातें भरपूर पूरी तरीके से सुनी है कि अखिलेश यादव ने यादवों के लिए क्या किया है, और जातिगत जनगणना की फिर से एक बार मांग उठ गई है। अब बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ने भी ये मांग उठा दी है आज जो संस्थापक थे बहुजन समाज पार्टी यानी कि कांशीराम जी की जयंती पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि मायावती की जो मांग है सही है, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी इसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसके पहले मांग की है। आपको नमस्कार अनन्या जी, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है विकास जी के पास में लिस्ट पूरी रखी होगी कि समाजवादी पार्टी ने यादवों के लिए, ओबीसी के लिए क्या किया। बात यहाँ पे जातिगत जनगणना की हो रही है, तो अनन्या जी आपको भी जानकारी होगी कि जो रिजर्वेशन सिस्टम आया मंडल कमीशन का, वो कब आया, किस बेसिस पर आया। वो उस बेसिस पे आया कि 1931 में जब ब्रिटिश रूल था तब जो है जातिगत जनगणना हुई थी, और जातिगत जनगणना में ये पाया गया था कि 52% जो है पिछड़े लोग हैं, और उस आधार पर जो है जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन में उस जातिगत जनगणना के हिसाब से 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। पहली बात ये। और उस वक्त 1939 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे जैसे भील जाति हो गई, निषाद जातियां हो गई, उनको एक्सक्लूड कर दिया था अपने जातिगत जनगणना से, क्योंकि वो उस वक्त इनके अगेंस्ट काफी ज्यादा मुखर थे। तो उन्होंने जिनका उनको लगा कि नहीं काउंट करना, उनको नहीं भी काउंट किया था। बिल्कुल प्योर नहीं था ये जातिगत जनगणना। उसके बाद में अब आ जाते हैं कि हमने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। 2011 में जो है जब यूपी की गवर्नमेंट थी तब जातिगत जनगणना हुई थी, पर उससे पहले जो शुरुआत किया था जातिगत जनगणना का वो केरला स्टेट ने किया था। और केरला स्टेट की जब जातिगत जनगणना हुई तो सेंट्रल में जो सरकार थी उसने जो है केस फाइल किया कि कोई भी स्टेट जातिगत जनगणना नहीं करा सकता है। तो वो केस चला गवर्नमेंट ऑफ यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसका रिजल्ट ये आया कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट जीत गया, स्टेट ऑफ केरला हारा, और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि ये जो जातिगत जनगणना है ये सोल अधिकार है केंद्र सरकार की। हालांकि बिहार में भी कराया गया हुआ है, वो बिहार में जो सरकार ने कराएगी उसको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तो माना नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने हिसाब से उन्होंने करा रखा है। नीतीश जी भी कहते हैं इनको तब परेशानी नहीं होती, नीतीश जी कहते हैं ये मेरा जो है मंशा थी या मैं कराना चाहता था, इसलिए जातिगत जनगणना हुई, और उसके अकॉर्डिंग से वो जो है पॉलिसीज बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है अनन्या जी कि ये बंटने की बात कहां से हो जा रही है। जब जो है 1931 में जातिगत जनगणना हुई, मंडल कमीशन आया, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद में कौन सा देश बढ़ गया, किसमें बंटवारा हो गया। जब हमें जानकारी ही नहीं होगी कि कौन सी कम्युनिटी कितनी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हम उनके लिए पॉलिसीज कैसे बनाएंगे। इतने साल हो गए हैं, अभी कुछ तो बदलाव आया है, डेमोग्राफी में बदलाव आया हुआ है, और लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन में बदलाव आया हुआ है। तो जातिगत जनगणना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है पूजा जी, मैं आपके पास इसके बाद लौटूंगी। ठीक है पंकज जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से जातीय जनगणना यानी कि जातिगत जनगणना की जो मांग चल रही है, और अब तो मायावती ने भी इसका समर्थन कर दिया है, क्या लग रहा है कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना जब होती है तो उसके आंकड़े भी पब्लिकली किए जाने चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये सही है?
तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्राण टीवी के सभी दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है तो ये बात तय समझ लीजिए कि विपक्ष के लोग जिस तरह से 21-22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती जा रही है, विपक्ष जो है हताशा से ग्रस्त है, इसीलिए उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जातिगत जनगणना का आधार तमाम तरीके के आधार बनाए जा रहे हैं और जातिगत जनगणना का सवाल यह है कि हर 40 किलोमीटर पे हिंदुस्तान पे तो जातियां बदल जाती हैं, तमाम चीजें बदल जाती हैं। बिहार में देखिए जातिगत जनगणना हुई और उसमें जो है तमाम तरह के एस्पेक्ट आए कि कुछ लोग वहां पर बिहार में 37% करीब अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 27% पिछड़े वर्ग के लोग हैं और वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ तो क्या नाम है उसमें अब पिछड़े में आते हैं और अन्य राज्यों में जो है वो सामान्य वर्ग में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और रहा सवाल ये है कि देखिए जिस तरह से कॉस्ट सेंसस कराने की बात है तो ये विपक्ष का एक वो है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए लोग इस तरह की बात करते हैं और समाज में एक विध्वंस कराने का बात और एक बांटने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाने का काम करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसके विरोध में नहीं रहती है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से ये लोग आरक्षण क्या हुआ, देखिए आज जिस तरह से आरक्षण दिया गया था शेड्यूल कास्ट को, आज वो 70 साल हो गए, अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ। अभी तक कोई भी सरकार उनको इस लायक नहीं बना पाई कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए। आज मायावती जी उसकी बात कर रही हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं, जब उत्तर प्रदेश से उनका एक भी सांसद नहीं है और उनकी पार्टी का एक एमएलए है, तो ये जो वो एकदम हाशिए को प्राप्त है। तो इस तरह की डिमांड करना ये विपक्ष का एक सोचा समझा हुआ है कि किसी तरह 2027 के चुनाव में ये मुद्दा बने और उसको बनाने के लिए वो प्रेरित करते हैं, इसीलिए इस तरह की बात होती है। कर्नाटक में भी जनगणना कांग्रेस ने कराया, बिहार में जो है जनगणना हुई, लेकिन उसके कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आए। ठीक है, अब मैं विकास जी के पास जाऊंगी। विकास जी, आपसे सवाल मैं यही लेना चाहूंगी कि मायावती का जिस तरह से जो रुख दिख रहा है जातीय जनगणना की, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर जातीय जनगणना करा क्यों नहीं रही है? उसे किस बात का डर है? क्या वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी? इस बात का उसे डर है कि चीजें क्लियर तरीके से हो जाएंगी, किस जाति के और किस समुदाय के लोग कितने लोग हैं, कितने वर्ग के हैं, तो इस बात का उसे डर सता रहा है या फिर इसके पीछे की और रणनीति है? सवाल तो इसीलिए खड़े हो रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के पास कि भारतीय जनता पार्टी आखिर पेश क्यों नहीं कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें आपको बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही एक राष्ट्र और एक विधान, एक संविधान, एक निशान की परिणति पर काम किया है। ये कोई पहली बार नहीं है। हम ना ही ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना ना हो। देश की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन बुनियादी तौर पर समझिए कि 1978 में मोरारजी देसाई ने एक बीपी मंडल जी की देश की जनता को किस तरह से जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता देंगे तो ज्यादा सही रहेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि देश की जनता को इसकी जरूरत नहीं है। क्या आप ये मानती हैं कि समाजवादी पार्टी जिस पार्टी का अभ्युदय लोहिया जी ने किया और उस पर एक वर्ग के एक व्यक्ति ने आकर के कब्जा जमा लिया और उस पर दूसरी बात आ जाइए, चाहे बीएसपी की बात कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी, जो समाज पार्टी जो पार्टी जिस विचारधारा से निकल करके आगे आई, वहां पर भी एक व्यक्ति आया और उसने कब्जा जमा लिया। आज वो व्यक्ति अपने यहाँ कितनी जनगणना कराने को तैयार है? जरा पूछिए कि इन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते समय किसी अन्य वर्ग को? ओबीसी वर्ग में दिया क्या? पूछिए इनसे। ओबीसी छोड़िए, एक यादव वर्ग में से ही किसी दूसरे यादव को मौका दिया क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए? जरा पूछिए इनसे, जरा पूछिए बहन मायावती से ये सवाल जा करके कि बड़ी राजनीति करती है। तो फिर परिवारवाद का सवाल आप ही लोग तो खड़ा करते हैं ना विकास जी? परिवारवाद का भी तो सवाल आप ही लोग की तरफ से खड़े होते हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप पहले विषय को विषयांतर मत होने दीजिए, चीजों को समझिए। आप बार बार जातिगत जनगणना की बात करती हैं और जातिगत जनगणना की बात करता कौन है? क्या देश की जरूरत वो लोग तय करेंगे जो अपनी पार्टी के अंदर दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते किसी और वर्ग का? क्या वो लोग देश की जरूरत और ओबीसी की जरूरत और एसटी की जरूरत को क्या बता सकते हैं? आप ही तय कर लीजिए। क्या बता सकते हैं ऐसे लोग जो स्वार्थ में घिरे हुए लोग हैं, जो केवल सत्ता के लिए आज जातिगत जनगणना की बातें करना चाहते हैं और तय करना चाहते हैं, इस देश को एक और विभाजन में ले जाना चाहते हैं? आप याद करिए कि जातिगत जनगणना बंद किसने की थी? उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा आज समाजवादी पार्टी है। क्यों नहीं डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हम यादव नहीं बनेगा?
अब हम अन्य किसी वर्ग से बनाएंगे क्या? कहते हैं कभी अखिलेश यादव, सुना है आपने कि अगर सरकार और सत्ता में हम आ गए तो हम ना राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, ना हम मुख्यमंत्री रहेंगे, ना हम प्रधानमंत्री रहेंगे। कभी इतना सेक्रीफाइस करने की हिम्मत दिखा पाते हैं? पूछिए इन लोगों, नहीं दिखा पाते हैं। जो लोग अपने ही अंदर घिरे हुए लोग हैं, केवल सत्ता तक की चाबी के रूप में उस वर्ग को इस्तेमाल कराना, उस वर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वर्ग का इन्होंने कभी भला ही नहीं किया। विशुद्ध रूप में आप ये समझने की कोशिश करिए, बीपी मंडल जी ने 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, 1980 में, और 10 साल लग गए। इंदिरा गांधी जी फुल प्रेस बहुमत में सरकार में थी, फुल प्रेस इसी इंडी गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, मैं 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें नहीं लागू करा पाए थे, और आज उसी कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में। ठीक है पूजा जी, इस बात का जवाब देंगे। पूजा जी, लगातार कई आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, तो जवाब दीजिए आप कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चीज को देख रही है। कोई रीजन देंगे, कोई तथ्य देंगे, मुझे लगा, पर ये तो हमारे पार्टी में ही घुसे चले जा रहे, बड़ी विडंबना हो जाती है कि मतलब जो है, अब अगर कोई किसी ने जो है कोई अपराध किया हुआ, बोलता है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो अरे वो कैसे बोल सकता है? ये बोलने का अधिकार तो उसको है ही नहीं। कहाँ से बातें निकाल करके ले आते हैं? आप एक लॉजिक के लेते हैं ना भाई साहब। बड़ा, मैं हमेशा आपके साथ में डिबेट करती हूँ, मैंने कई बार नोटिस किया कि आप लॉजिकल बातें करते हैं, पर आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं। आप ये तथ्य दे रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी नहीं, आप एक बार सर्वे करा करके देखिए तो आपको पता चलेगा देश की जनता भी मांग कर रही है। इससे पहले जो कह रहे थे पत्रकार महोदय, वो कह रहे हैं कि अब तक जो है देखो एससी का रिजर्वेशन नहीं खत्म हो पाया हुआ। अरे भाई, कास्ट सेंसस कराइए तो सही पहले, क्या पता हो सकता है कि बहुत सारे लोग तरक्की कर चुके हों, आपको जानकारी मिले कि नहीं। ये कैसे आप मान के चल रहे हैं कि नहीं तरक्की नहीं किए होंगे, हमको रिजर्वेशन बढ़ाना ही पड़ेगा, इनके तरक्की ना करने वालों की संख्या बढ़ ही गई होगी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये गजब गजब तथ्य दिए जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष में, एक समाजवादी पार्टी संगठन में कैसे जो है इलेक्शन होता है, कैसे वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, आइए ज्वाइन करिए। अभी 2026 में हमारी प्रारंभिक सक्रिय सदस्यता चालू होगी, उसके बाद में फिर इलेक्शन भी होगा, देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है, चयन करने की प्रक्रिया क्या होती है, बाहर बैठ करके नहीं पता चलेगा। क्योंकि पूजा जी, सवाल यहाँ पे एक और बनता है, पूजा जी यहाँ पे सवाल एक और बनता है कि जब चीजें सही तरीके से स्मूथली चली रही हैं, सभी समुदाय को वो सारी चीजें मिली रही हैं, कहीं से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी आ रहा है कि कहीं से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसमें जातीय जनगणना की मांग उठाने की जरूरत क्या है? जवाब दीजिए। अनन्या जी उत्तर प्रदेश के एसटी हैं, जिनको रैट किलर्स कहते हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको मुसहर कहा जाता है। आप कंपेयर कर लीजिए, आप कंपेयर करिए राजस्थान के एसटी से, आप कंपेयर करिए जो है नॉर्थ ईस्ट के एसटी से, आपको पता चलेगा ये एसटी जो है स्कूल भी नहीं जाते हैं। आपके पास डाटा ही नहीं है कि कौन से क्षेत्र में कितने एसटी हैं उत्तर प्रदेश के जो स्कूल जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं। उनमें से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। मुझे पूरी जानकारी है कि वो उनको बोलते हैं स्कूल चले जाओ, नहीं जाते हैं, और इनको पता ही नहीं है कि इनकी संख्या कितनी है। ये बैठ करके जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि कौन कितने जो है, किनकी संख्या है, किनके पास में कितनी सुविधा पहुंची हुई, किनके पास में सुविधा, बिना कास्ट सेंसस के तो मंडल कमीशन लागू हो नहीं गया। जो ये कह ये नहीं लागू कर पाए, वो नहीं लागू कर पाए, भाई साहब कोई लागू कर पाए कि नहीं लागू कर पाए। अगर वो लागू हुआ, जिसको सोशल जस्टिफिकेशन के लिए कहा जाता है लागू हुआ, तो लागू हुआ कास्ट सेंसस के बाद ही, और इतने सालों के बाद में कास्ट सेंसस की फिर जरूरत है, तो कास्ट सेंसस तो होना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जो एक जहाँ पे भी कास्ट सेंसस हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है, कास्ट सेंसस कराने का सोल राइट गवर्नमेंट के पास में है। 2010 में जो यूपीए की गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस कराई थी, वो जो है कास्ट सेंसस आई थिंक एक्ट, जो कास्ट सेंसस का एक्ट है 1948 के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं था, इसकी वजह से उसकी डाटा जो है पूरी तरीके से पब्लिक नहीं किए गए। तो अभी कास्ट सेंसस होना चाहिए, तभी आप सोशल जस्टिस की बात कर पाएंगे। आपको कैसे पता चल रहा है नहीं सब तक सुविधाएं पहुंच ही रही ठीक है, सब तक आपके पास में आंकड़े हैं क्या कि कौन कितने हैं और किन तक आपने कितनी सुविधाएं पहुंचा दी हुई हैं? आप हवा में कह रहे हैं कि हाँ सब तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, इतने लोगों को हमने दिया है, सिर्फ हवा में नहीं, जमीन में आपको जानकारी नहीं है। और आप कह रहे हैं कास्ट सेंसस जरूरी नहीं है, ये बहकावे के लिए, भाई ये जरूरी है, बिना इसके आपने मंडल कमीशन लागू नहीं किया। ठीक है पंकज जी, जैसा कि आप बयान पूजा जी का भी सुन रहे हैं, और बात यहाँ पे ये भी है कि
मूलभूत सुविधाओं से कई ऐसे समुदाय के लोग हैं, कई ऐसी जाति वर्ग है जो मूलभूत सुविधाओं से दूर है, जैसा कि इन्होंने स्कूल का भी जिक्र किया। कई ऐसी सुविधाएं हैं और कई ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें पब्लिकली नहीं किया गया, तो ऐसे में लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनकी जातीय जो वर्ग है वो कितना वर्ग है, कितना परसेंटेज है। तो इस तरह से इसमें जातीय जनगणना होना बेहद ही जरूरी है। विपक्ष की तरफ से इस तरह से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पक्ष को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, और जो समाजवादी पार्टी जिस समय 12 से 17 में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जितने भी संस्थान थे सबका नाम बदलने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। वो दलित शोषितों की बात करती है तो वो एक बेईमानी साबित होती है, उसके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने समाज के दलित शोषित या ओबीसी समुदाय को जिस तरह से देने का काम किया, डिग्री करने का काम किया, क्यों नहीं जानना हमें किसकी संख्या कितनी है और किसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ कितना है, क्यों नहीं जानना, ये बताइए ना, इसको जस्टिफाई कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और उसको दर्शाता है, और जिस तरह से उन्होंने समाज ले लीजिए आप लोग योगी और मोदी नाम के, ठीक है, पूजा जी उनको बात रख लेने दीजिए, पूजा जी उनको रख लेने दीजिए, बात फिर सारी बातों का आप जवाब दीजिएगा। जैसे बात हमारे लिए भाई कि क्यों जरूरत है, ये वैसे उठाए कि क्यों नहीं जरूरत है, ये तो ऐसा लगता है ऐसे बात नहीं जा पा रही है ना। पूजा जी शांत हो जाइए, फिर आप अपनी बारी बोलिएगा, रख लेने दीजिए उनको। पंकज जी अपनी बातों को रखिए। भ्रामक प्रचार करके एक फर्जी इस तरह की बातें करके एक तरह से लोगों में वहमियत से पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें हाँ नया मिलाने का काम बहन मायावती जी भी कर रहे हैं, जो आपके बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसलिए इन सरकारों को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सर्वाधिक राज इन्हीं की सरकारों ने उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में किया है, लेकिन उन्होंने उन लोगों की कोई सुधनी नहीं ली, और आज जो है जब इनको दिखाई दे रहा है। लेकिन पंकज जी मायावती का ये बयान आ रहा है, पंकज जी इस सवाल का जवाब दीजिए। उसमें सारे आंकड़े पंकज जी, हिंदू मुसलमान, उसमें सारे ओबीसी हो चाहे ठीक है, ठीक है पंकज जी, मायावती जी का ये बात है कि ज्यादातर जो परसेंटेज है वो बहुजन समाज पार्टी से, जो लगभग 83% ऐसी जो समुदाय है जिसका सिर्फ और सिर्फ भला बहुजन समाज पार्टी करती है, यानी कि दलित पिछड़े जो है समुदाय के लोग, इनका बहुजन समाज पार्टी साथ देती है। ऐसे में मायावती का ये कहना है कि इन लोगों का विकास तभी हो सकता है, इन लोगों के लिए बड़ी योजना यही है कि जातीय जनगणना हो। देखिए मायावती जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 4 बार उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उन्होंने दलितों का क्या काम किया? उन्होंने दलितों के वोट को सिर्फ बेचने का काम किया और कुछ नहीं किया। इसीलिए समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ, और वो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और टूट गया। तो ये भी सबने देखा है। तो मायावती जी ने क्या किया है ये दुनिया जानती है, और दलित समुदाय भी जानता है। इसीलिए आज जो है मायावती बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सारा दलित वोट बीजेपी के खाते में जा चुका है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में, बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, और 21 से 22 राज्यों में आप देख लीजिए अनन्या जी की ज्यादातर जगहों पे दलित वर्ग जो है बीजेपी को वोट कर रहा है। इसकी परिणति यही है, क्योंकि उसको ये दिखाई दे रहा है कि हमारी सारी चीजें और सारा समुचित लाभ हमको देने का काम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ही कर सकता है। ठीक है, विकास जी से अब जवाब ले लूंगी। विकास जी, जिस तरह से मायावती का जो ये पैतरा देखने को मिल रहा है, पैतरा भी इसको एक शब्द कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि 27 को चुनाव आने वाला है, रणनीति भी कही जा सकती है। समाजवादी पार्टी का समर्थक उन्होंने, समाजवादी पार्टी का जो बयान उसका समर्थन उन्होंने किया है। क्या लग रहा है कि 27 का जो चुनाव है इस पे बहुत बड़ा फर्क कहीं पड़ने वाला तो नहीं है? देखिए, जातिगत जनगणना की मांग पिछले कई समय से की जा रही है। आपको भी पता है अनन्या जी, ऐसा नहीं है कि अभी समय से, पिछले कई समय से, जब से सत्ता से ये दूर चले गए राजनीतिक दल, तब से ये जातिगत जनगणना पर आप बार बार राग अलाप रहे हैं। आप याद करिए कि गोल गोल जलेबी की तरह हमारी बहन पूजा जी ने घुमा दिया, तमाम बातें कर दी, तमाम चीजें कर दी, मगर मेन मुद्दे पे नहीं आए। जब पिताजी लड़के को सबके ना चाहते हुए भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो ये लोग एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं किसी और वर्ग का। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है, और इसका जवाब देश की जनता पूजा जी के जवाब में ढूंढ रही है कि शायद पूजा जी, और मुझे लगता है विशेषकर अति पिछड़े लोग हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं, पिछड़ी जातियों में भी शाक्य है, पुष्पा है, मौर्य है, तमाम जातियां हैं जो बेचारे बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप जातिगत, मैं बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है कि मुझे मालूम था कि आप गोल जलेबियां घुमा रहे हैं और जनता को जवाब नहीं देना चाहते। मैं बीच में नहीं बोला, अन्य दिन से कहिए, देश की जनता ये जवाब चाहती है।
बेहतर और मुझे होगा। तो लगता है जो देश की जनता की तरफ से ठीक है अनन्या जी पूजा जी, आप बोलिएगा, 48% आप सारे बाकी बातों का जवाब दीजिएगा, आपसे सभी बातों का मैं जवाब लूंगी पूजा जी। पार्टी के अंदर जाके ज्यादा अनन्या बेहतर जी होगा। इनसे ठीक है। कहिए धैर्य के साथ सुन लें, रखे अपने पास धैर्य के में। साथ जब कलई अनन्या खुलती जी, है मैं तो मैं ऐसे ही आपके बीच ऊपर में एक बोला मिनट जाता है विकास पार्टी के जवाब। अंदर क्या चल रहा है कि 2 मैन पार्टी 1 मैन शो है, मैं ये सब बात नहीं करना चाहती, लेकिन भाई साहब एकदम बात ही नहीं अरे करना one man चाहते। show ठीक है। तो आपकी उनको पार्टी सिर्फ और है। सिर्फ यही बात करना है कि जरा समाजवादी गिरेबान पार्टी में के राष्ट्रीय झांकिए। अध्यक्ष कौन है, बात ही करना तो बोलिए यार ना कितने विधायक है पिछड़ों की तो समाजवादी बात पार्टी के, छोड़िए, समाजवादी यादवों पार्टी में के ही नेता कोई ठीक है। दूसरा प्रतिपक्ष नाम कौन है है, इस ठीक है बात की विकास जी, पार्टी पूजा का। जी, सांसद है, एक कितनी दूसरे से महिला आप लोग सांसद ऐसे है, बात करके आपको बहस पता है करके नहीं अपनी कितने बातों को उनके रख सकते, कार्यकर्ता मतलब ही है, क्या रह कितने जाएगा सक्रिय जब आपस में कार्यकर्ता आप है, लोग इस पर बहस चर्चा करेंगे हो, भाई तो। इसी पर चर्चा मेरा हो ना। काम पूजा जी चल एक रहा है मिनट रुक साइड जाइए, का। अच्छे से पूजा जी मैं 10 बार कह रही हूँ पूजा जी, आप शांत हो जाइए, आप लगातार बोले जा रही हैं, ऐसे आपका बोलना नहीं चलेगा। 10 बार बोल रही हूँ पूजा जी, शांत हो जाइए, अपनी बारी में आप बोलिएगा, चाहे वो पंकज जी की बात हो या फिर विकास जी की बात हो, सबकी बातों का आप जवाब दीजिएगा। इसके बाद मैं सीधे आप ही के पास आने वाली हूँ, चौथा मेहमान तो जुड़ा नहीं है, मैं आप ही के पास आऊंगी ना, जवाब ले लेने दीजिए। ऐसे ज्यादा शोर शराबा होता है तो बातें नहीं आती और ना आप ही लोग का बात क्लियर जा पाता है। सवाल का बस सीधा जवाब ठीक है, दीजिए मैं आपसे कि लूंगी इनको जो है जवाब, कास्ट सेंसस मैं क्यों आपसे नहीं जवाब जरूरी है? लूंगी। मेरा सवाल बस इतना लेकर के जाए इनके पास कास्ट ठीक है, सेंसस क्यों जरूरी नहीं है, ठीक है ये पूजा बताना जी, ठीक है, आप सभी बातों का जवाब दीजिएगा पर बारी बारी से, अपनी अपनी बारी में। विकास जी अपनी बातों को रखिए जल्दी से। पूजा जी ने बहुत अच्छा सवाल छोड़ दिया ठीक और है, आप मेरा अपनी बातों निवेदन को है रखिए। मैं अपना जी। विषय मैं स्वयं रखूंगा और मैं अपने विषय के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकता जी है ना अनन्या जी। जी दूसरी पहली चीज ये कि आपको गोलमोल जवाब नहीं देना चाहिए और आपको पूरे देश को ये बताना चाहिए था, लेकिन नहीं आप बता रहे। आप कम से कम यही बता दीजिए कि आप 15 साल इस उत्तर प्रदेश की सत्ता और सरकार में रहे। चलिए अभी निर्णय आ गया कि राज्य नहीं करा सकते या तमाम लोग नहीं करा सकते, बिहार में कैसे करा दिया मुझे बता दीजिए आप। और बिहार में उसी इंडी गठबंधन का आप हिस्सा है। 1961 में 27 जून 1961 में श्रद्धेय नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता जिसके साथ आप गठबंधन में, सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आरक्षण पुरानी आदत है और इससे देश को बाहर निकलना पड़ेगा और मैं किसी भी प्रकार के कोटे को नापसंद करता हूं। ये बात कहने वाले नेहरू जी उन्हीं के साथ आज गठबंधन में समाजवादी पार्टी। और 1981 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई और 80 से लेकर 90 तक उसे दबा के रखने वाली इंदिरा गांधी उसी कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री रही है जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है समाजवादी पार्टी। और उससे भी बड़ी बात समझिए कि कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया जी ने 2018 में जातिगत जनगणना के आंकड़े तक सार्वजनिक नहीं किए कराने के बाद 2010 और 11 में जातिगत जनगणना कराई तत्कालिक यूपीए सरकार ने, उसके आंकड़े तक जारी नहीं किए यूपीए सरकार ने और उनके साथ ये गठबंधन में है। ये घड़ियाली आंसू है जब हम इनसे ये सवाल कर देंगे कि आपने 2002 से लेकर 7 तक क्यों नहीं जनगणना कराई, आपने 2012 से लेकर 17 तक क्यों नहीं जनगणना कराई, तो ये तमाम तरीके की बातें करने लगेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक जाति प्रमाण पत्र बनता है पूजा जी, और उस जाति प्रमाण पत्र का क्या रोल होता है नौकरियों में या तमाम चीजों में, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। तमाम हमारी लोन की योजनाएं हैं, ऋण की योजनाएं हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, उद्योग लगाने के लिए स्पेशल फंड्स दिए जाते हैं, स्पेशल उन्हें सहूलियतें दी जाती हैं। तो तमाम प्रयास सरकार हमेशा करती रही है। केवल इस बात से कैसे तय हो जाएगा कि जाति इतनी है, ये उतना है। अगर देश को जरूरत होगी, देश को जरूरत, मैं फिर कहता हूं अनन्या जी, जब देश को जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जो देश की जरूरत होगी। एससी की दिल्ली के अंदर 9 सीटें थी एससी बहुल, इसमें 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी। और आप देख लीजिए हरियाणा के अंदर 13 सीटें ऐसी थी एससी बहुल जिसमें 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एससी बहुल सीटों पर जीत करके आई है। आज तमाम तरीके की बातें करने से पहले कम से कम एक बार तथ्यात्मक विश्लेषण तो करके आए कि केवल सत्ता तक जाना है इसलिए जातिगत जनगणना। विकास जी, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश की जनता जब कहेगी, देश की जनता किस तरह से कहेगी, किस तरह से देश की जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है और सरकार के सामने लाती है, जरा इसके बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि देश की जनता कैसे कहेगी तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को सामने लाके उजागर करेगी। मैंने आपको फिर बताया आपको कि देश की जनता की जरूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी हर तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि देश की जनता को जरूरत नहीं है?
आप मुझे बताइए कि देश की जनता की जरूरत क्या आप इस बात से मान सकते हैं कि एक पार्टी, मैं फिर कहता हूं आपको बहुत गंभीर विषय है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा और इस सवाल को आप इसके दर्द को महसूस करिएगा कि जरा समझिए उन लोगों के मुंह से जब जातिगत जनगणना की बात निकलती है जो अपनी पार्टी के अंदर जातिगत जनगणना नहीं करा पाए, जरा पूछिए कि इन्होंने अभी राष्ट्रीय कमेटी घोषित की थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। देखिए अब या फिर आप अब विपक्ष पे आ गए हैं, सवाल यहाँ मेरा बार बार ये कि देश की जनता कैसे कहेगी, और फिर आप कह रहे हैं कि एक पार्टी की वजह से, तो फिर कैसे आपको पता है कि देश की जनता मांग ही नहीं कर रही है इस बात की? अनन्या जी, राहुल गांधी के कहने से जातिगत जनगणना होगी, जिनके नाना कहते थे उन्हें आरक्षण से नफरत है, जिनकी दादी कहती थी उन्हें आरक्षण से नफरत है। अखिलेश यादव के कहने से जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि जिनकी पार्टी में कोई जातिगत जनगणना का आधार नहीं है, यादव से चल के यादव पे खत्म। ठीक है, ये तो विपक्ष पे आपका वार है, ये तो विपक्ष पे आपका वार है। ठीक है, बहन मायावती जी के कहने पर जातिगत जनगणना होगी कि एससी के नाम पर केवल मायावती। आप तय कर लीजिए क्या है। तो फिर वोट बैंक कहाँ से आएंगे विकास जी, फिर वोट बैंक कहाँ से आएंगे ये बताइए? उन्हें भी लग रहा है, अगर उस पार्टी को लग रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कुछ समुदाय जाति वर्ग ऐसे हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं और उन्हें जरूरी है कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान में होनी चाहिए, तभी वो पार्टी अपनी तरफ से इस बात को रख रही है। अगर 30 सेकंड में मैं खत्म किए दे रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्ना प्रेमी लोग हैं और मुगलों से और अंग्रेजों से प्रभावित लोग हैं। चलिए ठीक है, मैं पूजा जी सर जवाब लूंगी, ठीक है, इसके बाद आपके पास लौटूंगी। ठीक है विकास जी, पूजा जी जवाब दे दीजिए। जनता जब कहेगी, अनन्या जी एक सेकंड में बात। अनन्या जी, कभी इन लोगों के मुंह से आपने सुना कि मुस्लिमों के अंदर भी जातियां होती हैं, उनकी भी जनगणना करा लो? कभी सुना? कभी सपने में भी सुना हो तो मुझे बता दीजिए। ये इनकी नियत है कि हिंदुओं में फूट डालो और राज करो। ठीक है, इसका जवाब अब पूजा जी देंगी। पूजा जी, जनता जब कहेगी तब जातीय जनगणना होगा, और मुसलमानों को लेकर भी इन्होंने अभी लास्ट में जो कमेंट किया उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो मैं पहले मुसलमानों वाला जवाब दे देती हूँ, फिर मैं आगे आती हूँ। अनन्या जी, ये बताइए, क्या विपक्ष कहता है कि मुसलमानों का जातिगत जनगणना मत कराइए, या ये कहता है कि सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराइए? हम तो कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए ना। ये देखिए, ये डिवाइड कर ले गए कि मुसलमान कहते हैं क्या? हमने कब कहा कि आप हिंदू की जातिगत जनगणना कराइए और जो है मुसलमानों की नहीं कराइए? जब 1931 में जातिगत जनगणना हुई तो क्या हिंदुओं का और मुस्लिमों का अलग हुआ था क्या? एक साथ हुआ था। तभी तो मुस्लिमों में भी जो जनगणना और ओबीसी से रिजर्वेशन है, वरना कहां से होता? अभी बात कर रहे थे मंडल कमीशन का, पर इन्होंने बड़ी गंदे तरीके से छुपा डाला है कि जब जो है मंडल कमीशन ठीक है विकास जी, शांत हो जाइए। विकास जी बोलिएगा, फिर जवाब दूंगी। पंकज जी भी इंतजार कर रहे हैं। समर्थन में थी और मैं आपके साथ में खड़ी थी जब देश हित में कार्य रहा है। समाजवादी पार्टी देश हित में खड़ी रही है। जब आप मंडल कमीशन के लिए लड़ रहे थे तब हम आपके साथ में खड़े थे। आज जो है अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में खड़ी, क्योंकि कांग्रेस जो है देश के लिए लड़ रही है। जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे श्रद्धेय नेता जेल गए थे। आप सब झूठ बोल रहे होते हो। आप ये कह रहे थे कांग्रेस और श्रद्धेय नेता जी जिनकी वजह से जेल गए थे उनके साथ उनके बेटे ने गठबंधन कर लिया। श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि कांग्रेस के सपने में भी गठबंधन नहीं करेंगे, उनके साथ उनके बेटे ने सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया। ये नहीं बताइए विकास जी, अब फिर आप भी वही काम दोहरा रहे हैं बार बार बीच में बोलने के लिए। आप दोनों इस तरह से लगातार बात करेंगे तो बात पहुंचेगी नहीं, आवाज आप लोग की डाउन हो जाएगी। आपको जवाब दीजिए, जवाब इस तरीके से। विकास जी शांत हो जाइए, उनको अपनी जवाब बात करने दीजिए। जनगणना हुई थी 2011 में, जातिगत जनगणना का जो एक डाटा आया हुआ था। 2014 में सरकार बदली, 2017 में आपने कुछ आंकड़े पब्लिक किए। आपने पूरे आंकड़े पब्लिक क्यों नहीं किए? आपको करना चाहिए था पूरे आंकड़े पब्लिक। अगर जातिगत जनगणना हुई थी, आपने नहीं किया। उसके बाद में अभी जातिगत जनगणना इन्होंने कहा कि वो सर्टिफिकेट बनते हैं, उसमें पता चलता है कि ओबीसी है कि एससी है। अनन्या जी, जब वो स्कूल जाएंगे तब बनेगा ना। अभी तो बहुत सारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एसटी ऐसे जो स्कूल ही नहीं जाते, प्राथमिक शिक्षा ही नहीं लेते। आप उनका सर्टिफिकेट कब बनाएंगे? जब वो नौकरी तक पहुंचेंगे तब तो आप देखेंगे ना। आपको तो पता ही नहीं है या आप बैठ करके एक लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें डिवीजन अलग से ढूंढ लेकर के चलिए। जब तक विकास जी शांत हो जाइए, मैं बार बार बातों को दोहरा रही हूँ। एक मिनट पूजा जी रुक जाइए, पूजा जी एक मिनट रुक जाइए, पूजा जी रुक जाइए एक मिनट। कहां से जस्टिफाई करेंगे? विकास जी, पूजा जी आप लोग लगातार बोल रहे हैं। जब विकास जी बोल रहे हैं तो पूजा जी बीच में आ रही है, जब पूजा जी बोल रहे हैं तो विकास जी बीच में आ रहे हैं। शांत हो जाइए, बारी बारी से बातों को रखिएगा। मैं 10 बार बोल रही हूँ, एक लोग को मौका दे रही हूँ। बगल में ही पंकज जी आप लोगों के साथ इस डिबेट में जुड़े, वो भी तो शांत है, वो तो बीच में नहीं आ रहे हैं। तो शांत हो जाइए, बारी बारी से बोलिएगा। बात ही नहीं जा रही है, ना भाजपा की जा पा रही है, ना सपा की जा पा रही है।
पूजा जी अपनी बातों को रखिए और विकास जी इनकी बात खत्म हो जाएगी, जब आऊंगी तभी बोलिएगा, और पंकज जी भी इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले मैं पंकज जी के पास जाऊंगी। पूजा जल्दी से बात को खत्म करिए। अनन्या जी, मैं ये बात कह रही थी कि इन्होंने झूठ फैलाने का कार्य किया। इन्होंने बोला कि मंडल कमीशन जो है यूपीए गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही थी और हम उनके साथ में गठबंधन है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जब मंडल कमीशन यूपीए गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही थी तो मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है खड़ी थी इनके साथ में। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेता जेल गए हुए थे। तो समाजवादी पार्टी, जब आप उठा करके समाजवादी पार्टी का इतिहास देखेंगे अनन्या जी, तो हम हमेशा देश हित में खड़े रहे। जब ये पावर में होकर के देश हित के कार्य नहीं करते तो हम इनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। जब कांग्रेस ने देश हित के कार्य नहीं किया तो जो है हम इनके कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े रहे। और इन्होंने बोला अरे अंग्रेजों को मानने वाले, जिसके जो है आदर्श सावरकर हो, नाथूराम गोडसे हो, वो हमें बताएगा कि जो है कौन अंग्रेजों को मानने वाला, कौन अंग्रेजों को नहीं मानने वाला। कि इनके आदर्श है और इनको कोई आपत्ति भी नहीं होती है इस लोगों को आदर्श मानने में। और 2010 में कास्ट सेंसस कराया गया, वो था यूपी की गवर्नमेंट में, शायद 2011 या तो 2012 तक जो है उसका आंकड़ा भी आ गया होता। 2014 में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद में 2016 में उसके पार्शियल आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं। आपको पता होगा 2010 में जो सेंसस हुआ था अनन्या जी, वो सेंसस लोअर हाउस और अपर सदन दोनों, लोअर सदन और अपर सदन से पास होकर के तब वो कास्ट सेंसस कराया गया हुआ था। तो अगर कास्ट सेंसस की जरूरत नहीं होती तो वो कैसे सदन से पास होता? कास्ट सेंसस की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है कि आप जाने कि कितने लोगों की संख्या कितनी है, उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे कितना है और उनकी सोशल और इकोनॉमिकल परिस्थिति कैसी है, तभी आप सोशल जस्टिस दे पाएंगे। वरना बिना जानकारी के आपको पता ही नहीं है कि इनकी डिमांड कितनी है तो आप सप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, पंकज जी से जवाब लूंगी। पंकज जी, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश का विकास नहीं होगा, साफ तौर पर विपक्ष का यही एक बयान निकल कर आ रहा है। कुल मिलाजुलाकर इन सभी लंबी चौड़ी बातों का एक ही पॉइंट निकलता है कि देश का विकास तभी होगा जब जातीय जनगणना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। फिर देखिए, ये बात बिल्कुल निराधार है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देश का विकास दे रहा है। देश आज जो है 2013 में 11वीं अर्थव्यवस्था था, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश का पूरा विकास हो रहा है और जातिगत जनगणना का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई आधार नहीं बनता है। लेकिन ये विपक्ष की एक चाल है, नाच ना आगे आंगन टेढ़ा। जिस तरह से बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के लोग हताशा से ग्रस्त है, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भी दलित कोटे से थे। और जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां बकायदा मंत्रिमंडल में अगर आप देखिए तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सभी को स्थान दिया जाता है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आपके बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, जो लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, क्या उनके दल के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके दल में और भी जो लोग हैं वो क्या अनुसूचित जाति या अन्य वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व तो मिलता है? नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में तो बाकायदा अनुसूचित मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, उनके लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व मिलता है, सब जगह उनको बनाया जाता है। तो ये सब काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा बखूबी किया जा रहा है। ये देखिए विपक्ष का एक नैरेटिव है, इसीलिए वो इस तरह का हल्ला कर रहा है। हमारा अपना विचार ये है कि देखिए आज तो आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश के सभी 28 राज्य और आज केंद्र शासित प्रदेशों में और सभी जगह केंद्र सरकार को भी चाहिए कि सबसे ज्यादा सभी वर्गों के लोगों को मजबूती प्रदान हो, कि वो लोग मजबूती प्रदान हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। आरक्षण देने से और करने से कोई फायदा नहीं, हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन आप उनको पहले जो लोग उस श्रेणी में है उनको मजबूत करने का काम करिए। बीपीएल कार्ड वाला जिंदगी भर बीपीएल में रहेगा क्या? वो कब स्वावलंबी बनेगा, अपना आत्मनिर्भर बनेगा? तो इसके लिए कार्य होना चाहिए, सिर्फ उसका वोट बैंक लेके उसको मूर्ख बनाने का काम नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये पक्ष रख रहे थे कि इस बार क्या हाल है और अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, आज वो भारत बदल रहा है और सभी वर्ग के लोग और सभी जाति के लोग पढ़ने जाते हैं, सभी के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सरकार द्वारा तमाम स्कीमें चलाई जा रही है, किताब देने की योजना, यूनिफॉर्म देने की योजना, बस्ता देने की योजना, तमाम तरह की योजना की चलाई जा रही है। मिड डे मील के द्वारा उनको कॉलेज स्कूलों में भोजन भी दिया जाता है, मध्याह्न भोजन। तो ये सब सारी चीजें चल रही है। अब इसको विपक्ष को, अगर विपक्ष वास्तव में देखिए नाच ना आगे आंगन टेढ़ा की कहावत है अनन्या जी, अगर ये वास्तव में इन लोगों के हितकारी है
तो इस तरह की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी करके या कुछ करके ऐसी बात करें। पंकज जी, कैसे अगर सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं जनता तक, वो हर एक समुदायों तक, तो पंकज जी ऐसे में जब सभी चीजें पंकज जी जब नहीं होगा पंकज जी, जब भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय को एक समान लेके चल रही है, सभी तक सुविधाएं पहुंचा रही है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पंकज जी सवाल सुन लीजिए, सवाल कर रही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को लेके साथ में चल रही है, सभी के पास सभी सुविधाएं पहुंचा रही है, और आप लगातार विपक्ष को कह भी रहे हैं कि नाचना है आंगन टेढ़ा, ये एक लाइन भी बोल रहे हैं कि मतलब खुद में उनकी कमी है और दूसरों पर ब्लेम लगा रहे हैं, तो ऐसे में अगर जातीय जनगणना हो जाती तो दिक्कत क्या है? सुविधाएं तो सरकार दे ही रही है, सरकार जब सही है, सरकार जब सही कार्य कर रही है, तो जातीय जनगणना होने के बाद भी वैसे ही वो कार्य करेगी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही है ना, अगर वो सही है तो अपनी राह पे चलेगी। जवाब दीजिए। पंकज जी से हमारा कनेक्शन कट गया है, कहीं ना कहीं पंकज जी से नेटवर्क इशू की वजह से संपर्क टूट गया है। सेम यही सवाल मैं विकास जी से दोहराऊंगी। विकास जी, क्योंकि पंकज जी भी जो हमारे साथ मौजूद थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे थे, तो ऐसे में इन सभी सवालों का जवाब आप ही मुझे दे दीजिए कि जब सभी चीजें सही तरीके से सही ढंग से चल रही तो जातीय जनगणना हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? अनन्या जी, कोई दिक्कत नहीं। जातिगत जनगणना की हमने ये कहा कि जातिगत जनगणना की जब जरूरत होगी तब करवाई जाएगी जातिगत जनगणना, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। जरूरत वो कैसे आएगी विकास जी? अब इस जरूरत को आइडेंटिफिकेशन मैंने अनन्या जी बहुत सरल शब्दों में आपसे कहा कि अगर आप जरूरत अखिलेश यादव के चश्मे से देखेंगी तो मुझे लगता है कि उसे देख के पूरा देश हंसेगा। जब मायावती जी के चश्मे से आप उस जरूरत को महसूस करेंगे, जब मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, जब जरूरत उनके चश्मे से आप देखेंगी तो पूरा देश हंसेगा। इस देश में आप ये याद करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतिहास में इतने ओबीसी मिनिस्टर किसी सरकार में नहीं रहे जितने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। इतिहास में इतने ओबीसी वर्ग के सांसद कभी नहीं हुए जितने भारतीय जनता पार्टी में आज ओबीसी सांसद हैं। ये उठा करके देखिए, इसे आप डेवलपमेंट नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? और दूसरी लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान करती है, मुस्लिमों को कोई ओहदा नहीं दी, और जो मुस्लिम उनके सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको अपने इशारे पे नचाती है, वो वही मुसलमान समुदाय के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचते हैं। ये तो लगातार विपक्ष की तरफ से वार किया जाता है, तो फिर आप लोग कैसे लेके चल रहे हैं सभी को एक साथ? मैं बताता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने जब अब्दुल कलाम आजाद जी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया तो इन्हीं मुस्लिम प्रेमियों के पेट में दर्द हो गया और तमाम तरीके का उन्हें हरवाने के लिए प्रोपेगेंडा रच दिया। भारतीय जनता पार्टी हर उस राष्ट्रवादी मुसलमान का सम्मान करती है तो इस भारत देश को अपना देश मान करके काम करता है। ये ध्यान कर लीजिए, हम उसे कतई नहीं मान सकते। हम कसाब को नहीं, कलाम को पूजने वाले लोग हैं। इन लोगों के विषय अलग हो सकता है। दूसरी चीज, एक बड़ी छोटी सी चीज समाजवादी पार्टी के साथी ने कही कि इमरजेंसी में श्रद्धेय नेताजी जेल गए, और हम हमेशा तो पूरी बात बता देते हैं कृपया करके हमारी बहन कि जिस नेता की वजह से इमरजेंसी में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जेल गए और अपने जीवन पर्यंत वो कहते रहे कि उस कांग्रेस से हम कभी सपने में भी गठबंधन की नहीं सोच सकते, उसी से उनके पुत्र ने सत्ता के लिए गठबंधन कर दिया। तो इन लोगों की बात पे कितना भरोसा करना चाहिए ये आप स्वयं तय करिए। ठीक है, पूजा जी जवाब दे दीजिए। तमाम सवाल खड़े हुए हैं, सत्ताधारी सरकार विपक्ष पे की है। जो है श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री रहे, क्या बात करते हैं? अगर आप हमारा इतिहास ही पढ़ने जा रहे हैं तो पूरा प्रॉपर ही पढ़ लेते तो ज्यादा सही रहता। हमने शुरुआत में कहा अनन्या जी कि हम जो है जब देश के हित में जो पार्टी रहेगी या हम मुद्दे के साथ में खड़े रहते हैं। अगर कोई और भी पार्टी उस मुद्दे के साथ में खड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं खड़ी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, हम अपने मुद्दे के साथ में खड़े रहते हैं। इन्होंने बोला देश को क्या जरूरत है कास्ट सेंसस को। 2010 में लोअर हाउस एंड अपर हाउस में पास होने के बाद में तब कास्ट सेंसस हुआ था। क्या अखिलेश यादव कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुस्लिमों में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? विकास जी क्या चाहते हैं? मैं आपका आवाज नीचे करा दूं, साउंड नीचे करा दूं। लगातार मैं बोल रही हूँ, अपनी अपनी बारी में बोलेगा। अभी तो समय का भी अभाव है, अब लौटने का वक्त है, अपनी अपनी बातों को रख लेने दीजिए। पूजा जी अपनी बात रखिए। अभी इन्होंने बोला कि जब अब्दुल कलाम जी को बनाया जा रहा था राष्ट्रपति, समाजवादी पार्टी कहाँ थी? अगर आप बात कर रहे हैं ना, मैंने वही बोला कि मिसगाइड करने की आप प्रयास कर रहे हैं। आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सोच मिक्स कर दे, नहीं है ना? वरना जो है आपको पता है कि जो समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कितना है और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कितना है। हम अलायंस में है लेकिन मिक्स तो है नहीं, डिफरेंट पार्टी है। जब जो जिस देश के हित में रहा हम उसके अगेंस्ट में खड़े हैं।
और अभी भी आप देश हित में कार्य नहीं कर रहे, तो हम आपके अगेंस्ट में बोलते रहेंगे। ना तो कास्ट सेंसस आपके मना करने से जो है रुक जाने वाले, ना तो आपके जो है हाँ कहने से आप डिसाइड करेंगे देश चाहता है कि नहीं चाहता है। जो हमें सही लगता है, जो देश हित में सही है, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और भरपूर उठाएंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस वीकेंड की चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, उससे साफ तौर पर एक ही निर्णय जाकर निकलता है कि सत्ताधारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, और वरिष्ठ पत्रकार भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही रुख आ रहा था। इन सभी इस चर्चा पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जाकर लास्ट में निर्णय निकलता है, और निर्णय वो जाकर निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि सभी का हम साथ दे रहे हैं और सभी को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, सभी को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर जातीय जनगणना होने वाली बात कहीं से भी नहीं आती है। विपक्ष का लगातार यह कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से आज मायावती ने साफ तौर पर संदेश जारी कर दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस जातीय जनगणना के आधार पर ही सबसे बड़ा यह योजना होगा उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा दबे और कुचले वर्ग से यानी कि दलित समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि एक बार फिर से जातीय जनगणना की जो मुहिम है छिड़ गई है बिहार के बाद, एक बार फिर से अब यूपी में यह मुहिम जोर पकड़ लिया है। देखना यह होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराती है या फिर यह मामला यूं ही चलता जाएगा। वीकेंड के चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बालाजी मोबाइल शॉप की ओर से समस्त देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को रंग बिरंगी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।